साल था 1971। देश अभी गुजरते हालातों से बाहर ही निकल रहा था कि तभी अचानक भारत को इस युद्ध में कूदना पड़ा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सभी देशों के दौरे भी करती हैं। इंदिरा गांधी के इस फैसले से अब सबकी निगाहें भारत पर ही टिकी थी। नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.0। एक देश दो हिस्से। साल 1947 जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग यही मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग थी, जिसको अंग्रेजों ने पूर्ण किया और भारत का विभाजन किया गया। भारत के विभाजन में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे दो हिस्से मिले, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में पूरा भारत था। पूर्वी पाकिस्तान में आबादी बहुत थी, लेकिन सत्ता, सेना, उद्योग, सरकारी निवेश और बड़े फैसले पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ में था। देश खर्च में पश्चिमी पाकिस्तान में ज्यादा होता था, यानी जो भी पाकिस्तान सरकार के द्वारा बजट पास किया जाता था उसका 75% बजट का कार्य पश्चिमी पाकिस्तान में होता था। पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का वर्तमान पाकिस्तान में होता था। और 62% इनकम पूर्वी पाकिस्तान से आता था, क्योंकि जो भी उद्योग थे, रेशम से संबंधित उद्योग, वो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान के बांग्लादेश में होता था। यानी पाकिस्तान को जो भी आमदनी मिलती थी वो पूर्वी पाकिस्तान से मिलती थी। साल था 1948। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने यह ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पंजाबी, बलूची, सिंधी और पख्तून भाषा में बोलते थे, और जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा में बोलते थे। लोगों ने इसका विरोध किया। ज्यादातर इसका विरोध पूर्वी पाकिस्तान में देखने को मिला। उनका कहना यह था कि उर्दू के साथ साथ बंगाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। इसी बीच सन 1948 में ही मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो जाता है, आजादी के ठीक एक साल बाद। इसके बाद पाकिस्तान के जनरल ख्वाजा नजीमुद्दीन बनते हैं और लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाते हैं और नजीमुद्दीन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाते हैं। इसके बाद सन 1953 में पहला सैन्य तख्तापलट पाकिस्तान में हुआ। गुलाम मोहम्मद प्रधानमंत्री बनते हैं और नजीमुद्दीन को पद से हटा दिया जाता है और सन 1954 में पाकिस्तान में चुनाव होता है। चुनाव में यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा ज्यादा सीटें जीती जाती हैं। इसमें से सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, जो पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी, और इस चुनाव में मुस्लिम लीग हार जाती है। इस चुनाव के बाद पूरी असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है गुलाम मोहम्मद के द्वारा। साल 1955 में गुलाम मोहम्मद ऑफिस छोड़ते हैं। मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बनते हैं। यही आगे चलकर जब पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य बनता है तब ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ये पद संभालते हुए इन्होंने ईस्ट बंगाल का नाम बदल करके ईस्ट पाकिस्तान रख दिया। 1947 से लेकर 1971 के बीच पाकिस्तान में अनेक घटनाएं घटी, लेकिन सबसे बड़ा इशू था लैंग्वेज को लेकर। जिन्ना ये चाहते थे कि पाकिस्तान देश तभी माना जाएगा जब सभी लोग मिलकर एक लैंग्वेज में बात करेंगे, यानी उर्दू में। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या किसी भी कार्य में, उर्दू में ही बोलना है। उर्दू में ही बोलना है और उर्दू में सभी भी डॉक्यूमेंट हो। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे तो वो बंगाली भाषा बोलते थे। लगभग 56% पाकिस्तानी बंगाली भाषा बोलते थे। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच दी और कहा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू ही होगी। State language of Pakistan is going to be Urdu and जिन्ना की इस भाषण ने पूर्वी पाकिस्तान में बैठे उन लोगों के अंदर एक आग लगा दी जो बंगाली भाषा में बात करते थे। इसी को देखते हुए 21 फरवरी 1952 में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट को ढाका विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के द्वारा और वहां के कुछ लोकल नेताओं के द्वारा आंदोलन चालू हो गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने प्रोटेस्टों के ऊपर ओपन फायर कर दिए और इसमें 5 लोग मारे गए। आज भी 21 फरवरी को बंगाल यानी बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और आगे चलकर सन 1990 में
यूनेस्को ने कहा 21 फरवरी को अब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज दिवस भी मनाया जाएगा। इस आंदोलन को देखते हुए 2 साल बाद 7 मई 1954 में एक आदेश दे देते हैं, हम बंगाली भाषा को स्टेट लैंग्वेज बनाएंगे, और सन 1956 में बंगाली भाषा को स्टेट लैंग्वेज भी बना दिया गया। इसी बीच सन 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था और जो भी पूर्वी पाकिस्तान के लिए बजट जाता था विकास के लिए, उसको भी पश्चिमी पाकिस्तान में ही रोक लिया गया। तो इसी को देखते हुए पूरी पाकिस्तान में विकास के लिए एक आवाज उठाई जाने लगी। सन 1966 में पाकिस्तान के लाहौर में एक विपक्षी सम्मेलन में अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान 6 सूत्री मांगे रखी गई पूरी पाकिस्तान को लेकर, और इसे पूरी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम की स्वतंत्रता का चार्ट भी कहा जाता है। इनकी पहली मांग थी पाकिस्तान में वास्तविक संघीय व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुनी गई संसद सर्वोच्च हो। दूसरी मांग यह थी कि केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी हो, बाकी अधिकार प्रांतों को दे दिया जाए। तीसरी मांग थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए का अलग अलग मुद्रा हो। चौथा था साथ ही में रिजर्व बैंक भी हो। पांचवी मांगे थी कि विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार में प्रांतों का भी अधिकार हो। और छठी मांगे थी पूरी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक अलग से सेना बनाई जाए। यह थी अवामी लीग के नेता के द्वारा 6 सूत्रीय मांगे। अवामी लीग के इस डिमांड को सत्ता में बैठी सरकार की जड़ें हिला देती है। सरकार इन सभी वादों को रिजेक्ट कर देती है और सरकार ये सभी डिमांड देश के खिलाफ बताती है। और सन 1968 में अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को और उनके कुछ साथियों को देश के खिलाफ भड़काने के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। उस समय पाकिस्तान में जनरल आयूब खान की सरकार थी। फिर उन्हें 22 फरवरी 1969 को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में अभी जनता प्रोटेस्ट कर रही थी और जनरल आयूब खान को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। इसके बाद प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं जनरल आया खान, जो आगे चलकर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव कराते हैं और पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग इस चुनाव को जीत जाती है। 313 सीटों में से 167 सीट अवामी लीग पाती है। केवल वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में एक भी सीट अवामी लीग नहीं पाती है। इसी तरह पश्चिमी पाकिस्तान में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 सीट जीते, जबकि वो भी पूर्वी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि अवामी लीग पार्टी ही सरकार बनाएगी। रिजल्ट देखकर जो उस समय पीपीपी के लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, तो जनरल आया खान से मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस चुनाव को कैंसिल कर देना चाहिए, और बाद में यही होता है। 1 मार्च 1971 को चुनाव रद्द कर दिया जाता है। इसी को देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान में भारी आंदोलन चालू हो जाता है। साथ ही में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर आजादी की मांगे तेज हो गई और आजादी के नारे लगने लगे। 7 मार्च 1971 को चुनाव रद्द करने के आर्डर को देने के बाद अवामी लीग जनता के सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। पश्चिमी पाकिस्तान सरकार की कुछ भी बातें नहीं सुनेंगे। शेख मुजीबुर रहमान एक यहाँ पर भाषण देते हैं। इस भाषण से अब आजादी की मांग चालू हो गई बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान में। इसी को देखते हुए 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन चालू करती है, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है, और हवाई जहाज के द्वारा पाकिस्तान आर्मी के जवानों को सादे कपड़े में ढाका में उतार दिया जाता है। टेलीफोन रडार बंद किए जाते हैं, सभी विदेशी जर्नलिस्टों को वहां से हटा दिया जाता है और पूरे शहर को सील कर दिया जाता है, और सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ऑपरेशन चालू किया जाता है और शुरू में ही लगभग 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और यह संख्या आगे चलकर और भी बढ़ जाती है। इस नरसंहार को देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 1 करोड़ लोग भारत के बिहार, उड़ीसा और असम में आके शरण लेते हैं। 25 मार्च को चालू यह ऑपरेशन लगभग 8 महीनों तक चला। अब इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई, लगभग 30 लाख लोग इसमें मारे गए। यहाँ तक लगभग 4 लाख लड़कियों और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया
पाकिस्तान सेना के द्वारा। इस बात को जब उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट के पास इस बात को पहुंचाया गया तो उनके द्वारा इस ऑपरेशन को रोकने की बजाय वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते थे। इससे पहले शेख मुजीबुर रहमान अरेस्ट होने से पहले ही पूरी पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देते हैं, यानी वहां के लोग बंगाली ही बोलते थे, इसीलिए उसको बांग्लादेश नाम रखा गया। अब पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है और 27 मार्च को मेजर GR रहमान खुद ये घोषणा पढ़कर आम जनता को सुनाते हैं। On behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. इसी रात ढाका विश्वविद्यालय में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा हमला किया जाता है और लगभग 7000 स्टूडेंट मारे जाते हैं। इसी बीच अवामी लीग के कुछ नेता इंडिया चले जाते हैं और 10 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर्म होती है कलकत्ता में। शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। अब बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग भारत की शरण में आ चुके थे। अब इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सारा भारत सरकार देखता है। इसी को देखते हुए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यह सोचती हैं कि इंडियन आर्मी को बांग्लादेश में उतार दिया जाए और इन लोगों को बचाया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया में ही शरण ले चुके थे, जिससे भारत पर आने वाले समय में आर्थिक स्थिति संकट उत्पन्न हो जाता। पूरी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को विश्व पटल पर उठाने के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विदेश के भी दौरे किए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने जितने भी वहां विदेशी जर्नलिस्ट थे उनको हटा दिया था, जिससे यह खबर पूरे विश्व में ना फैल सके। इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी विदेश के दौरे पर गए और जो भी बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा नरसंहार किया जा रहा है उसको विश्व पटल पे उजागर किया जाए, लेकिन किसी भी देश की प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी को देखते हुए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत 28 मार्च 1971 उस समय के जनरल सेम मानिक सेव को वो जंग की तैयारी करें, पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके द्वारा शुरुआत होती मुक्त वाहिनी ट्रेनिंग से। इसमें ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान राइफल के कुछ सैनिक और वहां के कुछ छात्रों और अधिकारियों को पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अभी भारत तो जंग में नहीं कूदा था, बांग्लादेश आर्मी और कुछ लोगों को ट्रेनिंग ही दे रहा था। इसी बीच यह खबर पाकिस्तान को मिल जाती है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने, इसी को देखते हुए अब इंडियन आर्मी जंग में कूद जाती है। इंडियन आर्मी के साथ साथ बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी भी इंडियन आर्मी का साथ देने लगती है और अब पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों को चुन चुन कर मारा जाता है। पाकिस्तानी सेना यहाँ पे चाल चलती है। ढाका के साथ साथ अब राजस्थान के लोंगेवाला पर भी हमला कर देती है। पाकिस्तानी आर्मी अब समझ चुकी थी कि हम चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना किसी रेजिग्नेशन के सरेंडर कर देते हैं। उनके साथ साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी सरेंडर बोल दिया। अगले साल 1972 को शिमला समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान में। इस समझौते में पाकिस्तान यह स्वीकार करता है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश, और सन 1974 में यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश को एक नया देश घोषित कर दिया था। फिर 1973 में बांग्लादेश में चुनाव होता है और इसमें अवामी लीग पावर में आती है और शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यह थी 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई। यह लड़ाई भारत नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि जब पूर्वी पाकिस्तान में सैनिकों के द्वारा, पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा बहुत अत्याचार हो चुका था, जिससे काफी ज्यादा संख्या में लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया में शरण लिए थे। इसका दबाव इंडिया पे आने लगा। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय आर्मी को ढाका में उतारा और यहीं से पाकिस्तान से और इंडिया से युद्ध चालू हुआ। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।